हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर के इस सेक्शन में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल तक देखा। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ीं, जैसे जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्याएं बढ़ीं, वैसे वैसे पूरे विश्व ने एक साथ मिल करके कुछ ऐसे कन्वेंशंस, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स, कुछ मीटिंग्स बनाई जिसके आधार पे आने वाले समय में हमें बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए कार्य करना है, सहयोग करना है और आपसी सहयोग पे ये आधारित भी है। प्यारे बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल हम लोगों ने कल पढ़ा। आइए उससे आगे की बात करते हैं और आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं हम लोग रॉटरडैम कन्वेंशन से। रॉटरडैम कन्वेंशन ऐसे केमिकल के ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा मनुष्य के पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इस कन्वेंशन के तहत जब किसी दो देशों के बीच में इस तरह के हजार्डस केमिकल, जिसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड इत्यादि हैं, जो कि एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य को हार्म पहुंचा सकते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इनके ट्रेड के लिए ज़रूरी है कि हम पहले प्रायर कंसेंट लें उस कंसर्न कंट्री से, अथवा ऐसे जो भी देश उस चेन में आते हों, उसके ट्रांसपोर्टेशन के चेन में आते हों, उस देश से भी हमें प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट लेना होगा। रॉटरडैम कन्वेंशन यही कहता है बच्चों। To promote shared responsibility and cooperative effort among parties in the international trade of certain hazardous chemical in order to protect human health, रॉटरडैम कन्वेंशन का पहला एम है एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पोटेंशियल हार्म, अपने एनवायरनमेंट को बचाना ऐसे केमिकल्स के कुप्रभाव से। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के रॉटरडैम कन्वेंशन किया गया बच्चों। रॉटरडैम कन्वेंशन में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो इस पे मैंने लिखना भूल गया, उसको हम व्यक्त करते हैं प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मैं पेन चेंज कर लूँ। प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्री इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि जब कभी भी आपको इस तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड को इंटरनेशनल ट्रेड करना हो, इंटरनेशनली इसे ट्रांसपोर्ट करना हो, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रेड करना है किसका? हजार्डस केमिकल का, और बीच में सी और डी ऐसी दो कंट्री हैं जिनके बाउंड्री को आप यूज़ करोगे इस ट्रेड में, तो ए का कर्तव्य बनता है रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत कि ए विल इन्फॉर्म सी, डी एज वेल एज बी कि हम जो केमिकल आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आपने मंगाया है, उसके लिए उसके बारे में आपको बता दूं। इसको हैंडल विथ केयर बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि स्पिल ओवर हो जाए और ये आपके यहाँ प्रदूषण क्रिएट करे। तो प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात होती है रॉटरडैम कन्वेंशन में। तो प्री इन्फॉर्म कंसेंट किससे लेना है भाई? ऐसे देश जिसके साथ ट्रेड हो रहा हो, अथवा ऐसे देश जिनके थ्रू ट्रेड हो रहा हो, उनसे भी प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है जब कभी ऐसे हजार्डस केमिकल को आप जो है ट्रेड कर रहे हो। प्री इन्फॉर्म और प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, प्रायर, ठीक है। इसके लिए प्यारे बच्चों, रॉटरडैम कन्वेंशन में प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, जिसको PIC भी कहते हैं, कहीं कहीं PIC भी लिखा हुआ है, तो यू नीड टू हैव PIC। किस लिए? एंड टू कंट्रीब्यूट द इन्वायरमेंटली साउंड यूज दोज हजार्ड केमिकल बाय फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक। और लक्ष्य इसका यही है कि इस केमिकल के जो प्रभाव हैं, कुप्रभाव हैं, अथवा इसके जो लक्षण हैं, वो बताना आपको। Convention creates legally binding obligation for the implementation of prior informed consent procedure। ये legally bind है और
प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है चाहिए होता है जब कभी भी आप ऐसा ट्रेड करें। रॉटरडैम कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1998 and entered into force in 2004. So note down Rotterdam Convention, it is related with certain hazardous chemical. And what kind of chemicals you are going to have? It may be pesticide, it may be fungicide, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए रॉटरडैम कन्वेंशन है। अगला है बच्चों कार्ताजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। कार्ताजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 में, सन 2000 में ये जो है किया गया है, अडॉप्ट किया गया है और 2003 से इसको एनफोर्स किया गया है। कार्ताजेना प्रोटोकॉल रिलेट करता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनना हो और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक देश से दूसरे देश में जाना हो। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, उसके बारे में जो देश दूसरे देश से ट्रेड करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा या बीच में कोई और भी देश हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड होगा, उन सब को इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, प्री इंफॉर्मेशन ज़रूरी है ताकि प्रॉपर हैंडलिंग हो सके इसकी, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऐसा ना हो कि ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर कंट्री में जा करके उसकी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा संभव है। अगर हम इस बात को कुछ ऐसे समझें प्यारे बच्चों, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ जिसको आपको याद भी रखना चाहिए। जैसे एक घास होती है, नाम होता है पार्थेनियम। पार्थेनियम इंडिया में नहीं हुआ करती थी। पार्थेनियम नॉर्थ अमेरिका से आई हुई घास है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ एन एग्जॉटिक स्पीसीज, बाहर से है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से जब ये पार्थेनियम इंडिया आ गई तो इंडिया में ये जगह जगह फैलना शुरू कर दी और इस कदर फैली कि जो बाकी की बायोडाइवर्सिटी है उससे ये कंपटीशन करना शुरू कर दी। और बाकी की जो बायोडाइवर्सिटी लोकल लेवल पे, जो जैसे मान लीजिए छोटे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो घास खरपतवार में हुआ करते थे, उनसे ये कंपटीशन करके पूरी की पूरी उस बायोडाइवर्सिटी को रिप्लेस कर दी और हर जगह ये पार्थेनियम घास उग गई। इसका नाम भी कांग्रेस ग्रास पड़ा बच्चों, कांग्रेस ग्रास इसको बुलाते हैं। कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस, नॉर्थ अमेरिका से आया हुआ, ये एग्जॉटिक स्पीसीज। वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसका स्पिल ओवर हो जाता है और वो कॉम्पिटेंट है रिसोर्सेज को तेजी से अपनी ओर लेने का, तो उसके जैसे जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है उसको तो पक्का कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लैंटाना कमारा। लैंटाना कमारा भी बच्चों एग्जॉटिक स्पीसीज है, इंडिया का नहीं है, बाहर से आया। लेकिन इंडिया में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो हर रेलवे लाइन के किनारे, हर रोड के किनारे ये इतनी छोटी छोटी झाड़ियां हैं और इतनी सारी संख्या में आपने भी देखी होंगी, छोटे छोटे लाल लाल फूल होते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही एरोमेटिक, उससे खुशबू आती है। लैंटाना कमारा, ये आसपास अगर होती हैं ये झाड़ियां तो इनकी खुशबू से, स्ट्रिंजेंट खुशबू होती है, मतलब बहुत अच्छी बहुत बुरी भी नहीं कह सकते उसको, बट एरोमेटिक खुशबू होती है। अगर लैंटाना है आसपास तो आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे जगह जो कि रेलवे लाइन है जहां पे मुश्किल से फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां भी ये उग गए हैं और इतनी ज़्यादा उगे हैं कि आसपास की बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हो गया। एक और उदाहरण ले सकते हैं आप, फेलरिस माइनर। फेलरिस माइनर को लोकल शब्दों में गेहूं का मामा कहा जाता है। गेहूं का मामा, ये खरपतवार है बच्चों। ये गेहूं के खेत में गेहूं जैसा ही शुरू में दिखता है, पता नहीं चलता, हाँ, लेकिन किसान देख लेते हैं, उन्हें निकाल लेते हैं। बट फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा, गेहूं जैसे ही ये प्लांट होता है और गेहूं के साथ
उगना शुरू कर देता है और गेहूं के पौधों से जो रिसोर्सेज होते हैं उसको ये छीन के खाना शुरू करता है। ये अगर अधिक हो गया तो गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ गेहूं के मामा फेलरिस माइनर, पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस या लैंटाना कमारा जैसे एग्जॉटिक स्पीसीज जब किसी देश के बायोडाइवर्सिटी में आते हैं और अगर उसकी बायोडाइवर्सिटी से ये कॉम्पिटिट कर गए तो उसके ऊपर ये अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। उस स्थिति में उस देश की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी होती है उसका लॉस हो जाता है। ये तो ऐसे हैं जो एग्जॉटिक स्पीसीज हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, जंगली हैं। यहाँ तो ये साहबजादे लोग आ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वर्सेस नेचुरल प्रोडक्ट में डिबेट चल ही रही है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक हैं। लॉन्ग टर्म में कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान करेंगे। जैसे हम लोग जब जेनरिक क्लास पढ़ेंगे उसमें जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, सबको जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी जो है GEC वो अप्रूव नहीं करती है कि आप इसको यहाँ पे उगाइए। जैसे अभी तक केवल BT कॉटन और BT ब्रिंजल को ही अप्रूव किया है भारत में। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये GM क्रॉप क्या गुल खिलाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये डिबेट होने के कारण कि GM क्रॉप कैसे होंगे, वो अगर स्पिल ओवर होता है तो उनका जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इट इज़ इन द लीप ऑफ फ्यूचर, तो हम नहीं जान पाते। यही कारण है कि कार्ताजेना प्रोटोकॉल जैसी बायोसेफ्टी की आवश्यकता पड़ी कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बीच में जो देश हैं वो इनके बारे में सावधान रहें, समझदारी से काम करें, उनके पोर्ट, उनके एयरपोर्ट को हम यूज़ करेंगे तो कहीं इनका स्पिल ओवर ना हो जाए। दैट मीन्स इनके बारे में प्रायर कंसेंट और प्रायर इंफॉर्मेशन उन कंट्रीज़ को देना होगा जहां हम इसका ट्रेड कर रहे हो या जिनके थ्रू ये ट्रेड किया जा रहा हो। ठीक है, कार्ताजेना प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ गए होंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में इस तरह का प्रोटोकॉल होना क्यों ज़रूरी है, ताकि वहाँ की नेटिव बायोडाइवर्सिटी पे यदि कोई कुप्रभाव पड़ता है तो उससे बचा जा सके। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए क्योंकि ये सारी रिसेंट एग्जाम्पल हैं, आपको काम आएंगे। DMH11 धारा मस्टर्ड 11, ये एक मस्टर्ड की ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई गई भारत में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेंटल साहब हैं, उन्हीं की पूरी टीम ने धारा मस्टर्ड 11 बनाया। ट्रांसजेनिक सरसों है ये। इसके बारे में कुछ नॉन कंक्लूसिव, मैं नॉन कंक्लूसिव शब्द बोल रहा हूं, रिजल्ट आए कि ये जो धारा मस्टर्ड 11 है वो मधुमक्खी की पॉपुलेशन को कम कर दे रहा है, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न हुआ है DMH में, जो बाकी कीड़ों को मारने के लिए था, वो मधुमक्खियों को भी मार सकता है। ऐसा नॉन कंक्लूसिव रिजल्ट्स सामने आया। उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए बट कोई कंक्लूसिव रिजल्ट निकला नहीं, कोई साइंटिफिक फ्रेटर्निटी कभी कहती नहीं। लेकिन नॉन कंक्लूसिव रिजल्ट आने से हुआ क्या कि इसको क्या कहते हैं, फील्ड ट्रायल इसको मिलना बंद हो गया कि भाई अगर बी पॉपुलेशन प्रभावित होगी, और आपको पता है कि सरसों के जो फूल होते हैं उससे सबसे ज़्यादा शहद भारत में या और भी कहीं जहाँ भी सरसों के फूल होते हैं उस महीने में मधुमक्खियों के लिए बेस्ट प्लेस होता है। धारा मस्टर्ड 11 को अभी GEC ने अप्रूवल नहीं दिया इसी कारण से। क्यों? क्योंकि ये कहीं से आया कि भाई ये बी पॉपुलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अभी कंक्लूसिव नहीं है, अभी इस पे रिसर्च होगा, डिबेट होगा। आने वाले समय में जब रिजल्ट्स आएंगे तब ये आधार मिलेगा कि ये सही है अथवा गलत है। लेकिन अभी धारा मस्टर्ड 11 को रोका गया है कि भाई इनको अभी अप्रूवल ना मिले, ये खेत में न जाएं,
अन्यथा ऐसी समस्या अगर आती है तो फिर हम कैसे दूर करेंगे, बी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो भी उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, ये सारे करंट अफेयर में आपको पूछे जा सकते हैं या फिर आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे फेलरिस माइनर का हो, लेंटाना कमारा का हो, पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस का हो या धारा मस्टर्ड 11 का हो। ये सारे के सारे उदाहरण इसलिए आपके सामने रखे गए हैं कि या तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट किए हैं नेगेटिवली या कर सकते हैं, पोटेंशियल है इनमें करने का। इसी कारण ऐसे कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो जब ट्रेड हो रहा हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, तो बायोसेफ्टी के लिए कार्ताजेना प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। ये अडॉप्ट किया गया 29 जनवरी 2000 को और 11 सितंबर 2003 को एनफोर्स किया गया बच्चों। इसके तहत क्या करना है ये ज़रा देख लीजिए। इट एस्टैब्लिशेज एन एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। अगेन वहाँ पे प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट था, यहाँ उसी का नाम बदल के ये नाम वाम बदल देते हैं। ये कहीं नाम रखते तो अच्छा रहता है, यूपीएससी में ज़्यादा नाम याद ना रखना पड़ता, बट भाव वही है, नाम अलग है। एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर इंश्योर करना पड़ता है उन कंट्री से जो कि इस ट्रेड में हैं, इस ट्रेड के थ्रू हैं अथवा इस ट्रेड में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। तो इट एस्टैब्लिशेज एन एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग दैट countries are provided with the information necessary to make informed decision before agreeing to the import of such organism into their territory। पहले से ही बता देना है कि भाई जो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ हम भेज रहे हैं, इसके क्या क्या लक्षण और कुलक्षण हैं, आप ध्यान दीजिएगा इनका। तो फिर आप अगर एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट करते हैं तो आपका जिम्मा यहाँ ख़त्म हो जाता है। कैसे करेंगे वो? कार्ताजेना प्रोटोकॉल इसको फॉलो करवाता है। अगर ऐसा न होता तो स्थिति क्या होती, उसी बात को बताने के लिए मैंने आपसे पार्थेनियम, लेंटाना और फेलरिस माइनर का उदाहरण दिया, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है बट एक्सोटिक स्पीसीज होने के कारण दे हैव डिस्ट्रॉयड लोकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इनमें एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो दे कैन ऑल्सो destroy the local biodiversity। ठीक है। The protocol also establishes a biosafety clearinghouse to facilitate the exchange of information on living modified organism and to assist countries in the implementation of the protocol। इस प्रोटोकॉल के तहत एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस जिसमें सारे इंफॉर्मेशन हो pertaining to these genetically modified organism, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ से कोई भी गैदर कर सकता है, ताकि ये एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट जैसी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं। मतलब ए से अगर कोई बी देश कुछ मंगाना चाहता है एक्स को, तो एक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस में होगी, जिससे उस इंफॉर्मेशन को लीजिए, आप डिसीजन मेकिंग कीजिए कि शुड इट बी टेकन, शुड इट बी यूज और नॉट। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल है कार्ताजेना प्रोटोकॉल, डू रिमेंबर दिस। इसके बाद 2001 में बच्चों एक और कन्वेंशन आता है। ये वही समय है जब हम जागरूक हुए हैं। 1992 वो डिसाइसिव ईयर है जहाँ से मनुष्य जो है अपने पर्यावरण के प्रति सजग हुआ, और वैश्विक लेवल पे सजग तो पहले से भी थे, जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह थे वो तो जान ही रहे थे, लेकिन सभी का पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं हो पा रहा था। उसके लिए ज़रूरी होता है इस तरह की जागरूकता, उसके लिए ज़रूरी होता है कन्वेंशंस, ट्रीटीज़, कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल्स, तभी जा कर के लोग जुड़ते हैं, लोगों को समझ में आता है, क्योंकि आपको पता है कि लोग जल्दी समझते नहीं। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ज़रा इन महाशय के बारे में जान लें। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं क्या? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल या केमिकल जो डिग्रेड नहीं होते, जो अक्षय हैं, ये अक्षय कुमार हैं। ठीक है। इनका क्षय नहीं हो सकता, इनका क्षय केमिकल रिएक्शन से नहीं हो सकता।
कोई भी केमिकल रिएक्शन ये अगर हमारे पर्यावरण में है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे और पर्यावरण में मनुष्य है तो मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। उससे ये ख़त्म नहीं होंगे, ये अक्षय हैं, केमिकल रिएक्शन से नहीं ख़त्म हो सकते, कोई जीव इन्हें नहीं मार सकता, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। इनका सूरज भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फोटोलिसिस से भी ये नहीं टूटते। ठीक है, ये सारे मेथडोलॉजी हैं बच्चों केमिकल को टूट करके डिसइंटीग्रेट होने की। आइदर द केमिकल विल गो थ्रू केमिकल रिएक्शन प्रोसेस और देयर आर सम बायोलॉजिकल एजेंट विच विल ब्रेक दीज केमिकल इनटू देयर एलिमेंटल फॉर्म, और the sunlight, that means temperature will play some role and that will lead to the disintegration of these chemical. But these stubborn guys are अक्षय, ये नहीं टूटते, नहीं डिग्रेड होते। That's why they are called as persistent organic pollutant. They are organic in nature and they are persistent for longer duration, say for example years, 40 years to 250 years. That much time they can remain in your atmosphere or they can remain in your environment. ये अगर ऐसे रहेंगे तो क्या हो सकता है ये भी जान लीजिए बच्चों। अगर ये persistent organic pollutant रहते हैं हमारे environment में तो they may cause bioaccumulation। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर किसी केमिकल, जैसे ये मछली है, मछली भी ना बना पा रहा हूं मैं, चलिए ये रही मछली। अब इस मछली ने क्या किया कि समुद्री शैवालों को ये खा रही है और वहीं पे कुछ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल हैं जिसको भी खा रही है, तो धीरे धीरे इसके शरीर में ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मेरे सिर के ऊपर होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल इस मछली के शरीर में धीरे धीरे बढ़ते गए और इस मछली के शरीर में इकट्ठे हो गए। इसे ही हम इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कैन गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, सिंगल स्पीसीज में भी ये हो सकते हैं, और उसमें एक्यूमुलेट होते होते इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे और समाप्त कर देंगे। या फिर बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बायो मैग्निफिकेशन आता है, आपको जानना भी चाहिए। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? ट्रॉफिक लेवल होते हैं, आप सबको पता है देयर आर ट्रॉफिक लेवल। जब हम लोग जनरल क्लास पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, जो खाना बनाते हैं इनको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर खाता है। अगर कोई पोल्यूटेंट प्लांट के अंदर पहुंच गया या प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर पहुंच गया तो प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी वाला खाएगा तो ये सेकेंडरी में पहुंच जाएगा, सेकेंडरी वाले को टर्शियरी ने खाया तो ये टर्शियरी में पहुंच जाएगा। चूंकि ये परसिस्टेंट है, ये डिग्रेड नहीं हो सकता थ्रू केमिकल रिएक्शन और बायोडिग्रेडेबल और फोटोलिसिस, तो ये प्राइमरी से टर्शियरी में हमेशा जाता रहेगा। तो होगा क्या बच्चों, ये जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि टाइगर, जैसे कि ईगल, इनके अंदर ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बढ़ता जाएगा, प्राइमरी में नहीं बढ़ेगा, सेकेंडरी में नहीं बढ़ेगा, बट टर्शियरी में आके सारा इकट्ठा होता जाएगा क्योंकि ये खाते हैं सबको। तो ये घटना जो है कहलाती है बायो मैग्निफिकेशन। और बायो एक्यूमुलेशन क्या है? किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल का इकट्ठा हो जाना इस बायो एक्यूमुलेशन। एंड बायो मैग्निफिकेशन है ट्रॉफिक लेवल से होते हुए टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन किसका? यही अक्षय कुमार का बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है बच्चों। सो देर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, डू रिमेंबर दिस। आपसे ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। बायो मैग्निफिकेशन तो स्टेट पीसीएस में पूछ देते हैं, कई बार पूछते हैं, उनके पास और क्वेश्चन होता नहीं। हम मतलब हमें दे दें तो अच्छे क्वेश्चन और मैं बना दूं, बट
उनके पास यही क्वेश्चन है, तो आप भी तैयार कर लीजिए। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, एक में भैया एक ही स्पीसीज में आकर के एक्यूमुलेट हो जा रहा है। वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि बायो एक्यूमुलेशन जब टर्शियरी उपभोक्ता में होने लगे तो वो बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। बट प्रोसेस इज डिफरेंट। प्राइमरी सेकेंडरी में ये क्षणिक होता है, इसके बाद ये टर्शियरी में जाएगा। क्षणिक का मतलब ये तो मरेगी, मछली खत्म होगी, इसको शार्क मछली खाएगी, ठीक है, बट शार्क के अंदर ये बायो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। आर यू गेटिंग? क्योंकि शार्क ऐसी कई सारी मछलियों को खा रही है, तो छोटी छोटी मछलियां थी, उनमें बायो एक्यूमुलेशन हुआ था, बड़ी मछली उसको खा गई तो उसमें बायो मैग्निफिकेशन होगा। क्योंकि शार्क को कोई नहीं खाता, अब इंसानों को छोड़ दो, वेल और शार्क इनको माना जाता है ये टर्शियरी जो है कंज्यूमर है, इनको कोई नहीं खाता नॉर्मली। वेलिंग तो होती है जापान में, बट नॉर्मली इन्हें कोई नहीं खाता। तो ये जो केमिकल हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बड़े होते हैं, बिकॉज दे आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल। तो भाई ये तो बात हुई परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल की, मैंने आपको बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन भी समझाया। अब चलिए ज़रा बात कर लें कि ये कन्वेंशन क्या है। persistent organic pollutant are organic compound that are resistant to environmental degradation through chemical reaction, मैंने आपको बताया। biological disintegration, so non biodegradable and photolytic process, that means सूरज भगवान का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फोटोलिसिस भी नहीं होगी। फोटोलिसिस का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी a form of energy and this energy is going to convert or it can create photolysis. Are you getting this? तो ये इससे भी नहीं हटेंगे, यानी ये बड़े ही stubborn हैं। They have been observed to persist in the environment, to be capable of long range transport, bioaccumulate in human and animal tissue, biomagnify in food chain and to have potential significant impact on human health and the environment. So what you have seen, पहला लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, वो गाना सुना है ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ। ये लॉन्ग रेंज पॉल्यूटेंट हैं, इनके लिए भी कोई सरहद नहीं है। गुलजार साहब को अंदाज़ा नहीं था, नहीं वो बताते कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, थोड़ा राइम नहीं करता, लेकिन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को भी सरहद नहीं रोक सकता। तो ये लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट इनमें होता है, हवा के साथ ये विचरते चले जाते हैं और आसपास के देशों में अगर कहीं हो रहा है इसका प्रोडक्शन, तो आसपास के देश में भी ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहला हजार्डोस इम्पैक्ट ऐसे देश में भी पहुंच जाते हैं जिस देश ने इनको बनाया ही ना हो। तो अब ऐसा देश, इसका तो आपने जो है सारा नुकसान पहुंचा दिया आपने। इसने कभी ऐसा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट नहीं बनाया, लेकिन पता चला हवा बही इधर, ट्रेड विंड्स आई, मॉनसून विंड्स आई, इनको ले जा करके यहीं इकट्ठा कर दी। अब आप चिल्लाते रहिए, आप इनको कैसे रोकेंगे, है कि नहीं। बायो एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, ये ह्यूमन में भी बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। ह्यूमन में बायो एक्यूमुलेशन मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे आर्सेनिक, खैर ये तो हैवी मेटल है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये भी आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन, कैडमियम का एक्यूमुलेशन, Hg का एक्यूमुलेशन बायो एक्यूमुलेशन ही है, लेकिन ये अकार्बनिक है। और यहाँ बात हो रही है कार्बनिक की। अकार्बनिक का मतलब दोज कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन। अकार्बनिक, कार्बन नहीं है, और कार्बनिक मतलब ये बने ही हैं कार्बन, इसके माई बाप कार्बन है, ठीक है। कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्लियर है। So you are going to have bioaccumulation in human as well as in animal tissue, biomagnify in food chain and to have potential significant impact on human health as well as environment. तो अब तो समझ गए होंगे, इनके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन बनाया गया। प्यारे बच्चों, इनको बांटा गया है, इनको डर्टी डजन कहा जाता है। 1 दर्जन है ये पूरी दुनिया में,
इन्हें नाम दिया गया है डर्टी डजन। कौन कौन है ये मैं बता देता हूँ। इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन केमिकल सेफ्टी और इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर केमिकल सेफ्टी, ये दोनों बॉडी स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत बनाई गई, जो इनको एक लिस्ट बनाई है जिनमें ये 12 के 12 रखे गए हैं। इनको डर्टी डजन के नाम से जाना जाता है। डजन का, एक डजन में 12 नग होते हैं, आप सबको पता है। डर्टी डजन क्या क्या हैं? इट इंक्लूड 8 ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड। ऑर्गेनोक्लोरीन याद रखना होगा नाम, आपको तरीका बता दे रहा हूँ। एक पेज लीजिएगा A4 साइज का, इनके नाम लिख लीजिएगा। सारे नाम लिख करके आप जहाँ रोज़ सुबह 5 मिनट के लिए मंजन करने जाते हैं वहाँ पे इन्हें चिपका लीजिएगा। रोज़ सुबह सुबह इनके नाम पे नज़र फेरते रहिएगा। विश्वास कीजिए प्रीलिम्स तक आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, मे बी ये आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आएंगे तो आपको ये ज़्यादातर किस में, टिक मार वाले में आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक भी दिख गया तो याद आ जाता है बच्चों, इसलिए आपके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। इंक्लूडिंग 8 ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड, एल्ड्रीन, क्लोरडेन, डीडीटी, डाईएल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफीन, ये क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है। ये पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी है इनमें। 2 इंडस्ट्रियल केमिकल, हेक्साक्लोरोबेंजीन और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, ये इंडस्ट्रियल केमिकल हैं जो अक्सर उपयोग में लाए जाते हैं। हेक्साक्लोरोबेंजीन और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल। बायो एक्यूमुलेशन में इसको हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब ठीक है आपके यहाँ क्लास नहीं अभी हुई, आगे होगी। तो जब भी होगी बच्चों, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि देयर आर सर्टेन केमिकल पॉल्यूटेंट जो कि क्या क्या कॉज करते हैं, अलग अलग से उनको बताया जाता है। तो ये पीसीबी जो होता है ये बायो एक्यूमुलेशन क्रिएट करता है। बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन ट्रॉफिक लेवल में हो रहा होता है। 2 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट, डाईऑक्सीन एंड फ्यूरान। इनमें से बच्चों जो डीडीटी है और फ्यूरान है और डाईऑक्सिन है, 3 चीज़ें याद रखिएगा। डीडीटी, फ्यूरान और डाईऑक्सिन, इनको जो है जहाँ ऐसी कंट्री जहाँ पर मलेरिया वगैरह एंडेमिक है, ठीक है, वहाँ इनको यूज़ करना मजबूरी है, तो वहाँ पे इन्हें यूज़ किया जाता है। अदरवाइज जो बाकी के बाकी 9 हैं उनको कार्ताजेना स्टॉकहोम कन्वेंशन के हिसाब से मैनेज किया जाता है। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004, co-signatory agree to outlaw 9 of the dirty dozen chemical, limit the use of DDT to malaria control and curtail inadvertent production of dioxin and furan। तो मलेरिया कंट्रोल के लिए डीडीटी को जो है यूज करने के लिए इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत यूज किया जा सकता है, बट देयर शुड बी एंडेमिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया वहाँ पे टाइम टेबल के साथ होता हो, पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर एरिया में, अपने टाइम टेबल से जो कोई रोग कहीं हो रहा होता है रेगुलरली, उसे एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। पेंडेमिक डिजीज़ जैसे कि कोरोना, पूरी दुनिया में एक साथ जिसका फैलाव बहुत तेज हो, स्प्रेड तेज हो, लिथैलिटी ज़्यादा हो, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हो, उनको हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, और एक और होता है एपिडेमिक, इसको भी याद रखिए। एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक वो डिजीज होती हैं जिनका फैलाव लोकल लेवल पे हो, लोकली, और फैटेलिटी बहुत अधिक हो। जैसे कोरोना अगर वुहान में ही रुक गया होता कितना अच्छा होता। वुहान में ही अगर ये कोरोना रुक गया होता तो ये एपिडेमिक होता वुहान के लिए, लेकिन ये रुका नहीं, ये बन गया पेंडेमिक। इसका अब ग्लोबल कवरेज हो गया। तो किसी भी एपिडेमिक को पेंडेमिक बनने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका कवरेज ग्लोबल हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने तीनों नाम इसलिए ले लिए कि अभी कोरोना वायरस
का चक्कर है तो आपको जानना चाहिए। मलेरिया एंडेमिक है, डेंगू एंडेमिक डिजीज़ है, ये होते रहते हैं। तो आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों नागोया प्रोटोकॉल, जो 2010 में साइन किया गया था 29 अक्टूबर 2010 को, और ये प्रोटोकॉल है, आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच एम एट शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे। ये जेनेटिक रिसोर्स का मतलब समझिए बच्चों, आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको मैं बता दूं। बायोडाइवर्सिटी आप जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी totality of gene species and ecosystem of particular area is biodiversity, और ये इसका समानार्थी शब्द है। कहने का मतलब सिनोनिम्स है, जेनेटिक रिसोर्स इज व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिसोर्स, कहीं किसी जगह के जेनेटिक रिसोर्स को आप यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और नागोया प्रोटोकॉल इसी बायोडाइवर्सिटी के इक्विटेबल शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग के लिए फॉलो किया जाता है, जो कि एक एग्रीमेंट है जो कहता है कि भाई आप इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग कीजिए अगर आपने जेनेटिक रिसोर्स से कुछ भी आपने पाया है तो, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं कल जब बात कर रहा था पिछली क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक एम था कि इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब नहीं होता कि सबको बराबर बराबर बांट दो। इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब होता है जिसको जितनी आवश्यकता हो, जो जैसा पात्र हो, जैसी उसकी पात्रता हो, उसके हिसाब से सबको मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि किसी को नहीं मिला। सो दिस इज व्हाट इक्विटेबल शेयरिंग ऑन द वेरी बेसिस ऑफ देयर चंक, उसके हिसाब से ही मिलना चाहिए, ठीक है। appropriate access to genetic resource and by appropriate transfer of relevant technology taking into account all right over those resource and to technology and by appropriate funding thereby contributing to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its component। अगर हम appropriate access genetic resource के लिए करें, सबके लिए appropriate और relevant technology सबके लिए इंश्योर करें, ताकि सबके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। किस लिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से अपनी सर्विस को लेने के लिए। तो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सिर्फ कंजर्व ही नहीं कर सकते, बल्कि उसका सस्टेनेबल उपयोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम अपनी नीड को ध्यान में रखें, इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, सो we can have equitable sharing of the resources from the biodiversity, and for that Nagoya Protocol came into action, and it was adopted in the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity at its 10th meeting on 29th October 2010, Nagoya, Japan. The fair and equitable sharing of the benefit arising out of the utilization of genetic resource is one of the three objectives of the Convention on Biological Diversity. ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब हुआ है? 1992 में अर्थ समिट हुआ था। उसमें 3 लक्ष्य थे बच्चों, 1, 2, 3, और ये तीसरा वाला लक्ष्य था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसको कॉन्क्रीट एक प्रोटोकॉल के थ्रू बेस मिला, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल यूज़ हो, साथ ही साथ सस्टेनेबल यूज़ हो, ताकि हम उसे कंजर्व कर सकें, ठीक है। सो देयर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेशन एंड हेंस देयर इज टर्म इक्विटेबल शेयरिंग। The strategic plan consists of 20 new biodiversity target for 2020 termed as Aichi Biodiversity Target 4, ठीक है। स्ट्रेटजिक प्लान थे जिसमें 20 नए बायोडाइवर्सिटी टारगेट रखे गए थे 2020 के लिए, जिनको आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। Official decision on an indicator set to measure progress towards Aichi biodiversity target will help cement the role the partnership will play in supporting to
conservation of biodiversity. So Aichi biodiversity target will help in conserving the biodiversity. The total matter is that. So Nagoya Protocol is related with equitable sharing of the resources coming from biological diversity. ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए बात करते हैं, इसको आपने सुना होगा, अक्सर आपको परेशान भी करता है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी या कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसको कोप नाम से जाना जाता है, कोप। तो जब कभी यूएनएफसीसी की बैठक होती है, जब कभी क्या, ईयरली ये होती है, हर साल होती है, ईयरली ये होती है, और हर साल कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई कन्वेंशन, कोई ना कोई एक्शन प्लान, ये हर साल डिसाइड होता है और उस एक्शन प्लान की खूब चर्चा होती है, और जब उसकी चर्चा होती है तो यूपीएससी की आंख उस पर लगी होती है, और एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको भी अपने एनवायरनमेंट के लिए सजग होना चाहिए। सो जब कभी भी कोप हो जाता है, पार्टी ऐसी हो जाती, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये जो पार्टीज हैं, दोज कंट्री विच आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उससे जो जुड़ा हुआ है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जो जुड़े हुए मेंबर कंट्री हैं, उनका हर साल ये बैठक होती है, जिसको हम कोप नाम से जानते हैं। जहाँ पे होती है उसको उस शहर के नाम से जोड़ दिया जाता है, जैसे कोप कैनकन, कोप दोहा, कोप कोपेनहेगन, ठीक है। पहली जो बैठक हुई थी वो 1995 में बीजिंग में हुई थी। आई थिंक इट वाज इन बीजिंग, नो सॉरी, इट वाज इन बर्लिन। फर्स्ट जो कोप फर्स्ट हुआ था, COP फर्स्ट, इट वाज इन बर्लिन, बीजिंग बर्लिन, भूल जाता, आप मत भूलना, परीक्षा आपको देनी है, हमारा तो निकल चुका है, तो आप बीजिंग याद मत करिएगा, बर्लिन में हुआ था 1995 में। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या बातें आपके लिए इस नोट्स में लिखा हुआ है। दे सर्व एज द फॉर्मल मीटिंग ऑफ UNFCCC पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जैसे कोप कहते हैं, टू एसेस प्रोग्रेस इन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। किस लिए होता है भाई? लक्ष्य, आपने जो प्लान बनाया, जैसे मान लीजिए आज हमने प्लान बनाया कि हम कार्बन रिडक्शन करेंगे, कार्बन रिडक्शन बाई 5%, और इसमें हमारे 55 कंट्री को हमने बता दिया कि आप 55 लोग हैं जिनको 5% रिडक्शन करना है 1990 के लेवल पे। एक साल के बाद पता चला इस 55 में से 25 ने किया और बाकी ने जो है नहीं किया, नहीं कर पाए, या कोशिश की, वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो कहाँ तक पहुँचे, कितना पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, इनकी एनालिसिस, और फिर जो लोग कर लिए हैं उनका अप्रेजल, और जो लोग नहीं किए हैं उनसे थोड़े से स्ट्रिंजेंट जो है लीगली बाइंडिंग उसको कराने के लिए, ऑब्लिगेशन के रूप में उनको देने के लिए कि भाई आपको करना चाहिए क्योंकि ये नुकसान कर रहा है, इत्यादि की चर्चा इस पार्टी में होती है। सो कोप टू एसेस प्रोग्रेस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज एंड बिगिनिंग इन द mid-90s टू negotiate the Kyoto Protocol to establish legally binding obligation for developed countries to reduce their greenhouse gas emission। इनिशियली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ही हुआ था। आपको भी पता है, पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे UNFCCC के बारे में, तो आपको मैंने बताया था कि डेवलप्ड कंट्री को ऑब्लिगेशन दिया गया कि 5% आप रिड्यूस करोगे 1990 के लेवल पे। कब? फर्स्ट पीरियड में, जो कि ख़त्म हो जाएगा 2013 में। फिर उसके बाद 2013 से 20 तक आपको रिडक्शन जो करना है वो 18% का करना है, वो भी किस लेवल का? 1990 के लेवल का। और इन दोनों में आपने पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको रखा गया था कि भाई डेवलप्ड कंट्री ऐसा करेंगी। डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री पे ये बाइंडिंग नहीं था, उनसे कहा गया था कि आप भी कर सकते हो, आपको करना चाहिए, लेकिन यू कैन गो फॉर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू आप इसे कर सकते हो। और आपने जो रिडक्शन किया है उसको जो डेवलप्ड कंट्री हैं कार्बन क्रेडिट के रूप में खरीदेंगी और आपको पैसा देंगी, लेकिन ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफाइड होना चाहिए। ये सारी बातें आपसे मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी, ठीक है बच्चों। तो कोप जो पार्टी है वो इसीलिए होती है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं,
जो भी टारगेट रखे गए हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, और उन्हें लीगली बाइंडिंग बनाया जाए ताकि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम कर सकें। अल्टीमेटली गोल इज़ दैट कि हम जो है अपने अर्थ के टेम्परेचर को 2100 सन में बढ़ने न दें इतना कि हालत ख़राब हो जाए। Also, party to convention that are not party to the protocol can participate in protocol related meeting as observer. ऐसे लोग जो इस कन्वेंशन के पार्टी नहीं है, दैट मीन्स सिग्नेटरी नहीं है, या जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है, उनको एज अ ऑब्जर्वर इसमें पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1995 इन बर्लिन। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1997 आफ्टर द निगोशिएशन एट कोप 3। 1995 में कोप 1, 1996 में कोप 2 और 1997 में कोप 3। अब देखें इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। 1997 में कोप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल आपको मैंने बता दिया है। चलिए, कोप 13 इज इम्पॉर्टेंट। जो कोई भी कोप सेशन इम्पॉर्टेंट है जिसमें कुछ भी स्ट्रेटजिक डिसीजन लिए गए हैं या कुछ भी ऐसा किया गया है जहाँ पे कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ है, अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में जो एक खींचतान मची है उसमें ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। और जो कोई भी, वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कोप जो सेशंस हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो मोस्ट रिसेंट हैं, या फिर वो इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें कोई स्ट्रेटजिक डिसीजन लिया गया है, जैसे कि बाली में कोप 13 हुआ था 2007 में। ये इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है मैंने उन्हीं को रखा हुआ है बच्चों। ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं आपके कि यूएसए क्यों छोड़ के चला गया, ऐसा क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है। तो जियोपॉलिटिक्स में कोप 13 या मतलब जो कोप कॉन्फ्रेंस होती हैं वो किस तरह से देखी जाती हैं, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे प्रश्न आपके सामने होते हैं। इसको हम लोग धीरे धीरे करके जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा बच्चों। बाली रोड मैप वॉज अडॉप्टेड, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बाली रोड मैप में बाली एक्शन प्लान बनाया गया था। 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड द थर्ड मीटिंग ऑफ द पार्टीज इन दिसंबर 2007 इन बाली। बाली में ये बाली रोड मैप बनाया गया। द बाली रोड मैप इंक्लूड द बाली एक्शन प्लान। नाम हम खूब बड़े बड़े बना दिए जाते हैं कि आप ये परेशान करने के लिए। ये भी जान गए हैं कि यूपीएससी जो है ना इस तरह से आपसे पूछता है, इसीलिए ये लोग नाम वाम लिख देते हैं। अरे भाई जब बाली रोड मैप बनाए तो बाली एक्शन प्लान बनाने का क्या मतलब है। एनीवे, विच चार्ट्स द कोर्स फॉर अ न्यू निगोशिएटिंग प्रोसेस डिजाइन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को ही ठीक करना, उसके लिए बाली एक्शन प्लान है। बाली एक्शन प्लान के लक्ष्य क्या थे ये हमें समझना होगा। शेयर्ड विजन फॉर लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म ग्लोबल गोल फॉर इमिशन रिडक्शन। इमिशन रिडक्शन करना है, लॉन्ग टर्म में सहयोग चाहिए और लॉन्ग टर्म में ग्लोबल गोल रिडक्शन जो है उसको कम करना है। उसके लिए सबका आपसी सहयोग चाहिए। पहली बात तो ये कोऑपरेशन की बात कहता है, शेयर्ड विजन फॉर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। ठीक है, और ये छोटा काम है नहीं, बड़ा काम है, तो सबको पार्टिसिपेट करना है, इसलिए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन की बात करता है। इन्हेंस्ड नेशनल इंटरनेशनल एक्शन ऑन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मिटिगेशन मेजर्स को बढ़ाने की बात कही गई जो कि क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। आप सबको ये बातें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, आप सबको ये बात पता है। इन्हेंस्ड एक्शन ऑन एडेप्टेशन, जो कुछ भी करना है उसके लिए आप कितना तेज़ी से एडेप्ट हो रहे हैं वो भी तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे कि हाँ भाई हम अपने यहाँ जो है एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो अगले 150 साल में हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। नो, इट मस्ट बी इमीडिएट। तो एडेप्टेशन जो आप कर रहे हो, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो मिटिगेशन मेजर के रूप में, वो तेज़ी से होने चाहिए।
ताकि हमारे पास समय बहुत कम है बच्चों, ताकि हम इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। इन्हेंस्ड एक्शन ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर टू सपोर्ट द एक्शन ऑन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। हमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है तेज़ी से करना होगा, साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी की का ट्रांसफ़र भी इंश्योर करना होगा, ताकि हम मिटिगेशन मेज़र को और इफ़िशिएंट बना सकें और एडेप्टेशन को और स्विफ्ट बना सकें। बात समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझ पा रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 और अब है 6। 2020 अप्रैल 2020 से है भारत स्टेज 1 6, और 2017 से हम लोग जो है भारत स्टेज 4 हम यूज़ कर रहे थे। नाउ वी आर यूजिंग भारत स्टेज 6। ये क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन ऑटोमोबाइल इंजन, ताकि उसका जो इमिशन लेवल है वो कम हुआ है। सो इट इज़ व्हाट समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू curtail ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। आर यू गेटिंग दिस? तो मिटिगेशन और एडेप्टेशन मेज़र को फास्ट बनाया जा सके, स्विफ्ट बनाया जा सके, इसके लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना होगा। और सिर्फ यही नहीं करना होगा, उसको ट्रांसफ़र भी करना होगा, शेयर भी करना होगा टेक्नोलॉजी। ठीक है? इन्हेंस्ड एक्शन ऑन द प्रोविजन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्स एंड इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट एक्शन ऑन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। इन सब के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे, आप पता ही है क्या होती है, वो है धन। धन ही होती है, आपने सही सुना। इन्हेंस्ड एक्शन ऑन प्रोविजन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास फिनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, और ताकि आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकें, उससे सहयोग कर सकें, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ को फास्ट बना सकें और उसको कर सकें, और जो एडेप्टेशन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसको आप फटाफट एक्शन में ले आए। ये कोप 13 बाली का ये प्लान था, बाली एक्शन प्लान के ये एम थे, ध्यान में रखना चाहिए। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस फॉर अपडेटेड चेंज फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। यहीं से मामला थोड़ा सा एक खाई बढ़ने लगती है। एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस था ऐसे चेंज के लिए दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में कि हाँ ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही करेंगे। फंड भी होना चाहिए, लेकिन फंड कौन देगा, इस पे सब चुप हो जाते थे। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री फिर यहीं से एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना शुरू किए कि मैंने किया नहीं तो मैं पैसा क्यों दूं। डेवलप्ड कंट्री कहे कि मैं अकेले थोड़ी कर रहा हूं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये जो बाली 2007 का कोप 13 था, यहाँ से कुछ बातें ऐसी निकली हैं जिससे डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में दूरियां बढ़ने लगी हैं बच्चों। गोल एक है, गोल ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को आज इस स्थिति को लाने वाला अगर क्रिमिनल या कल्प्रिट कहा जाए तो कौन है, तो वो है डेवलप्ड कंट्री। लेकिन जब फंड शेयरिंग की बात आती है तो डेवलप्ड कंट्री आनाकानी करने लगते हैं। साथ ही साथ जब इमिशन रिडक्शन की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई हम इतना कम नहीं करेंगे। डेवलपिंग कंट्री कहते हैं हम तो अभी इसको तो बुरा किया ही नहीं, हमने कुछ भी हमने पृथ्वी के साथ खराब नहीं किया है, तो हम क्यों इसमें जो है हम ही क्यों अपना इमिशन लेवल कर्टेल करें, फंडिंग भी करें, ये तो आपका किया धरा है, आप करिए। कहीं ना कहीं ये जुडिशियस भी है, लेकिन ये नुकसान तो सबको पहुंचाने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई देश इससे अछूता रह जाएगा, सबको ये नुकसान पहुंचना है, और सबको अगर नुकसान पहुंचना है तो सबको मिल के काम करना चाहिए। कंसेंसस नहीं बन पाता, कारण उसका आप देखना शुरू करेंगे जैसे जैसे हम लोग को के अलग अलग सेशंस को पढ़ेंगे, आपको ये खाई बढ़ती नज़र आएगी। Although there were not specific number agreed upon in order to cut emission। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ कोई स्पेसिफिक नंबर एग्री नहीं हुआ कि इतना ही घटाना है। द डिसीजन रिकॉग्नाइज दैट देयर वॉज अ नीड फॉर डीप कट्स इन ग्लोबल इमिशन। हवाबाजी है भाई कि डीप कट होना चाहिए, लेकिन कितना, कौन कंट्री करेगा, कौन कौन कंट्री को लीगली बाइंड किया जाए, इसकी बारे में चर्चा नहीं है। प्लूरल कंट्रीज प्रपोज्ड
100% रिडक्शन इन 2050, 2050 तक 100% रिडक्शन होना चाहिए ज़्यादातर कंट्री में। एंड द पुअरर कंट्री propose 100% reduction in 2050 and that developed country emission must fall 10 to 40% by 2050। जो डेवलपिंग कंट्री है उन्होंने कहा कि 100% रिडक्शन होना चाहिए 2050 तक, ठीक है। डीप कट चाहिए तो 2050 तक 100% रिडक्शन होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री का इमिशन 2020 तक 10 से 40% कम होना चाहिए। अब ये बात तो बुरी लगनी ही थी कि भाई ऐसा कैसे, 10 से 40% हम घटा देंगे तो हम डेवलप कैसे होंगे, हमारी इकॉनमी आगे ग्रो कैसे करेगी। तो यहीं से चीज़ें जो है बदलनी शुरू होती हैं और ये जो ग्लोबल मिनेस है उस पर चेंज होना शुरू करता है। लोगों का पैरामीटर जो है, जो सोचने का तरीका है वो बदलने लगता है। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। कोप 15 इन कोपेनहेगन 2009 में होता है। कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रेज्ड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी टू हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। तो यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, याद रखिएगा, इसमें कुछ नई नई चीज़ें जो बनती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, उस पर प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो इसको जाना जाता है कोप 15 को या कोपेनहेगन 2009 को, वो इसीलिए जाना जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी है उसको हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल यानी सबसे ऊपर एजेंडे के रूप में हर जो भी देश हैं इसमें मेंबर कंट्री जो भी हैं उन्होंने इसको अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में रखा है, ठीक है। इट एडवांस्ड मेनी की इशू लाइक इट रेज्ड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी टू द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। दोबारा वही बात है, इट एडवांस द निगोशिएशन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर द वेल फंक्शनिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन। तो ये निगोशिएशन है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता जिससे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन और भी अच्छा फंक्शन करे। तो पॉलिटिकल हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे आपका आ गया है। इसमें कोपेनहेगन अकॉर्ड भी बनाया जाता है। कोपेनहेगन अकॉर्ड है क्या? अकॉर्ड इंडोर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल याद कर लीजिए, इमिशन लेवल में कट कितना मारना है। एंड emphasized a strong political will to urgently combat climate change in accordance with the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities। ये जो शब्द है ना बड़े ही डिप्लोमेटिक हैं और इन्हीं शब्दों के कारण डेवलपिंग कंट्री चिढ़ जाते हैं कि अच्छा डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, आप बताते नहीं हो कि आपको कितने % कट मारना है और कितना पैसा देना है, आप केवल ये बता देते हो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, हाउ इट विल बी डिसाइडेड। कैसे कंसेंसस पे पहुंचोगे, कैसे कट करना है, कितना रिसोर्स लगेगा, किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है, आप उस पर बातचीत नहीं करते हो। आप इस तरह के हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज़ कर देते हो जो कि एम्बिग्यूअस हैं, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्ड इंडोर्स ज़रूर करता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को हम आगे बढ़ाएंगे और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की आवश्यकता भी समझी गई और उसको भी लाया गया है यहाँ पे। लेकिन फिर वही बात, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ अनडिफाइंड है, ठीक है। इट वॉज नॉट अडॉप्टेड बाई ऑल गवर्नमेंट बट इट एडवांस्ड अ नंबर ऑफ की इशू। यहाँ से खाई पढ़नी शुरू हो गई, आप ये देख रहे हैं। इट वॉज नॉट अडॉप्टेड, जो कोपेनहेगन अकॉर्ड था, इट वॉज नॉट अडॉप्टेड बाई ऑल गवर्नमेंट बट इट एडवांस्ड अ नंबर ऑफ की इशू। लेकिन कुछ की इश्यूज सामने आते हैं। इट कमिटेड डेवलप्ड कंट्री टू 30 बिलियन फास्ट स्टार्ट फाइनेंसिंग। डेवलप्ड कंट्रीज टू 30 बिलियन फास्ट स्टार्ट फाइनेंसिंग। डेवलप्ड कंट्री को 30 बिलियन दिया डॉलर, 30 बिलियन डॉलर उनको देना है कि डेवलप्ड कंट्री को देना होगा ताकि फास्ट स्टार्ट फाइनेंसिंग हो सके इन 2010 and 12 for adaptation and mitigation in the developing country with priority given to the least developed country। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लग भी रहा होगा आपको कि डेवलप्ड कंट्री विल गिव 30 बिलियन US डॉलर
किसको लीस्ट प्रायोरिटी डिसाइड होगी, सबसे कम डेवलप्ड कंट्री है उसमें मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए जो कुछ करना है उसके लिए। बट ये जो 30 बिलियन डेवलप्ड कंट्री हैं, उन डेवलप्ड कंट्री में भी तो कई लोग हैं, किसको कितना देना है ये नहीं डिसाइड है। तो वो भी लड़ पड़ते हैं कि हम इतना क्यों दें, हम इतना क्यों दें, हम तो बहुत दे दिए। आर यू गेटिंग? हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो उसका आप कीमत लगाए ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे एम्बिग्यूटी और भी क्रिएट होती जाती हैं। बट यस, अगर आप इसको शब्दों को देखें तो ये शब्द इतने अच्छे हैं कि आप इसको अगर लिखेंगे तो लगेगा कि वाह, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को अंडरलाइन कर लीजिए। 30 बिलियन फास्ट स्टार्ट फाइनेंसिंग डेवलप्ड कंट्री के द्वारा दिया जाए, अंडरलाइन कर लीजिए। 2010 से 12 के बीच में चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, 2016 कैनकन, COP 16 कैनकन 2010। द एग्रीमेंट encompassed finance, technology and capacity building support to help such country meet urgent need to adapt to climate change and to speed up their plan to adopt sustainable path to low emission economies that could also resist the negative impact of climate change. ठीक है, again something very good has been written here. Agreement encompassed finance, technology, capacity building, support to help such country to meet urgent need to adapt to climate change and to speed up their plan to adopt sustainable path to low emission economies that could also resist the negative impact of climate change. ऐसा कुछ करने के लिए एग्रीमेंट हुआ जिसमें फिनेंस की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हुई, और ऐसे कंट्री को सपोर्ट करने की बात हुई जो कि लिस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले कुप्रभावों से बचें, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के बैड इम्पैक्ट से बचें, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचें। द कानकन एग्रीमेंट मेन ऑब्जेक्टिव कवर्ड मिटिगेशन प्लान टू एस्टैब्लिश क्लियर गोल, आई बात यहाँ क्लियर गोल की, and a timely schedule for reducing human generated greenhouse gas emission over time to keep the global average temperature rise below 2 डिग्री। 2 डिग्री से ज़्यादा अगर हम लोगों ने नहीं बढ़ने दिया 2100 तक इस टेम्परेचर को, 2100 सदी है ये बच्चों याद रखिएगा, जैसे 2020 चल रहा है ना, तो अगले 80 सालों में अगर हमने इसे 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, बल्कि उससे कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। हम लोग जनरल क्लास में जब बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, प्यारे बच्चों, चूँकि उतना समय नहीं है इसलिए मैं इन सारी बातों को बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, बट यस जब क्लासेस होती हैं तो इस पे बहुत प्यार से डिटेल में बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो अब तक आपने खूब सारे नेगेटिव्स पढ़े हैं, खूब सारे उसके बैड इम्पैक्ट पढ़े हैं, लेकिन अगर ये ग्लोबल वार्मिंग 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही होती है तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट भी है। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर 350 ppm तक बढ़ता है या 400 ppm तक बढ़ जाता है, उस स्थिति में जो हरे पौधे हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए एक रिसोर्स है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो तेजी से फिक्स करेंगे और खूब सारा उत्पाद बनाएंगे। दैट मीन्स जो प्लांट्स होंगे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्लांट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। और जब ये होगा तो टेम्परेट रीजन में, मोस्टली टेम्परेट रीजन में इस बढ़े हुए टेम्परेचर का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम मिटिगेट कर पाते हैं तो बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग का। इसको हम लोग जनरल क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और
लगभग 30% एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जब डिटेल में पढ़ रहे होते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी तो वहाँ देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट तब होगा जब टेम्परेचर को 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में रोक सकें इस अगले आने वाले 80 सालों में। अगर बियॉन्ड 2 डिग्री हो गया, 3 से 4 डिग्री तक बढ़ गया टेम्परेचर, जिसकी संभावना है, जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया गया है कि 2100 यानी जब 22वीं सदी की शुरुआत होगी तब तक ये 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ चुका होगा, क्योंकि हम जिस तरह से जा रहे हैं वो रास्ता इधर ही जा रहा है। उस स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस आया था, उसमें लिखा था कि ग्लोबल वार्मिंग होने पे हाई लैटिट्यूड एरिया में एग्रीकल्चर लैंड, ध्यान दीजिएगा, हायर लैटिट्यूड एरिया में एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये जेनरिक क्लास में हम लोग ऐसी एनालिसिस करते हैं। प्यारे बच्चों, हायर लैटिट्यूड में क्या होगा? ग्लेशियर रिट्रीट करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात करें, हम लोग जब क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं तो ये सारे इम्पैक्ट देखे जाते हैं। सो इन हायर लैटिट्यूड द ग्लेशियर विल रिट्रीट। व्हाई इट विल रिट्रीट? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द ग्लेशियर विल बी मेल्टेड and some extra land which is already frozen and covered by that glacier will be opened now, and that very land can be utilized in agriculture. Hence the net agriculture land will be increased. But क्या आप हाई लैटिट्यूड तक ही सीमित है? लो लैटिट्यूड की हालत क्या होगी? कोस्टल एरिया में क्या हालत होगी? सो ऑन विच कॉस्ट क्या है? हाई लैटिट्यूड में थोड़ा बहुत लैंड बढ़ सकता है, लेकिन कोस्टल एरिया में उससे कई गुना लैंड जो है सबमर्ज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं बच्चों कि ये सही है कि गलत। तो थोड़ा आप बहुत आराम से माइंड को संयत कीजिएगा और सोचिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और जोड़ गए तो अपने आप सही हो जाएगा। तो टेक्निकली द सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हायर लैटिट्यूड जो कंट्री होंगी दे हैव मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, दे हैव मोर लैंड फॉर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, दे हैव मोर लैंड फॉर डेवलपमेंट। बट व्हाट अबाउट दोज कोस्टल कंट्रीज? वहाँ तो प्रॉब्लम आएगी। आर यू गेटिंग दिस? सो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो विच स्टेट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट अफेक्टेड? से गोवा इज़ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट। इस तरह की चीज़ें भी हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। बट यहाँ समय कम है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा जेनरिक का टच हम दे पाएंगे, बाकी इस एग्रीमेंट को देखते हैं। तो द कैनकन एग्रीमेंट मेन ऑब्जेक्टिव कवर्ड मिटिगेशन प्लान टू स्टैब्लिश क्लियर गोल, हमें क्लियर गोल चाहिए, एंड टाइमली शेड्यूल फॉर रिड्यूसिंग ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन ओवर टाइम टू कीप द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम हम कर पाते हैं, जो कि कैनकन एग्रीमेंट में एम है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक कर्टेल कर सकते हैं। It aimed at promoting transparency of action and use of technology to boost effort to address climate change. It also aimed to set up a green climate fund. This is very important step which has been taken by UNFCCC. Green Climate Fund कब बना है भाई? कोप 16, याद रखिएगा, कोप 16। इस पे क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोप 16 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बना, जिसका प्रोविजन है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू असिस्ट देम इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्टिंग टू इट्स इम्पैक्ट। आर यू गेटिंग दिस? सो जीसीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीसीएफ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
सो GCF क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड है। पहले आपने देखा कि फंडिंग बता दी गई थी $30 बिलियन, बट हु विल गिव व्हाट, ये कुछ नहीं था। अब GCF बना दिया गया है, कंट्रीब्यूशन की बात होती है। और आज इतना ही। अगली क्लास में हम लोग COP17 जो कि डरबन में हुआ था 2011 में, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेकर के मैं कल आपके बीच में आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप रिफ़्रेश कर रहे होंगे अपनी पुरानी जो पढ़ाई है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, और इस जो ये सेशन है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, इससे जोड़ भी रहे होंगे, और काफ़ी चीज़ें जो पुरानी हैं आपकी याद भी आ रही होंगी, और नई चीज़ें वहाँ पे आप जोड़ के भी देख रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल फिर। डरबन COP17 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।